नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिन्होंने अभी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया है और अभी आपका 11 तारीख से फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले आपको यूबीटीआर की तरफ से 10 से 12 ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना आपको ज़रूरी है और उसके बाद आपको काउंसलिंग करनी है। दोस्तों, अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं तो हो सकता है आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी और आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना काउंसलिंग कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बताते हैं आपको जो यूबीटीआर की तरफ से आपका ये नोटिफिकेशन निकला था, इसके साथ ही यहाँ पर निर्देश भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए हैं इनको मैं आपको पूरा अगर मैं पढ़कर यहाँ पर सुनाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात बताता हूँ कि क्या आपको करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले पॉइंट में तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, ubtr.admission.nic.in पर, ठीक है। वहाँ पर आपको सब कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो ये पीडीएफ है ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इन सभी निर्देशों को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात बताने वाला हूँ। सेकंड निर्देश यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ, सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास होगा, यानी डोमिसाइल होगा, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपका यहाँ से 10th पास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ई ग्रुप के लिए यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास यहाँ पर मांगा गया है और ए और पी ग्रुप के लिए यहाँ पर जो है 12th पास मांगा गया है। तो अगर आप ए ग्रुप से काउंसलिंग कराना चाहते हैं और आपका यहाँ पर स्थायी निवास नहीं है और आपने 12th पास यहाँ से किया हुआ है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्थायी निवास भी नहीं है और आपने 10th या 12th यहाँ पर से नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या फिर यहाँ पर जिस ग्रुप से आप काउंसलिंग कर रहे हैं, जिस ग्रुप में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास उत्तराखंड से होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको काउंसलिंग से पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा। आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर ये ubtr.admissions.nic.in यहाँ पर वेबसाइट जो दी हुई है, इस पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है, जिससे दोस्तों आप जितनी भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसको वहाँ पर आप फिल करेंगे तो आपका आईडी पासवर्ड खुल जाएगा, आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो आप एक काउंसलिंग के बाद दूसरी काउंसलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको ज़रूर से बना लेना है, इसको बनाने के बाद ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर रोल नंबर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपना एडमिट कार्ड भी अपने साथ रखिए और डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपनी पता तो होनी चाहिए, वो तो सबको होती है, ठीक है। तो अगला निर्देश की हम यहाँ पर बात करते हैं, अगले पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इस पॉइंट में यहाँ पर बताया हुआ है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं काउंसलिंग करने वाले, वो अपनी सभी गलतियों को इस रजिस्ट्रेशन के समय ही ठीक कर लें। यानी अगर आपने कोई इससे पहले कुछ मिस्टेक की है या फिर आप करने वाले हैं, मतलब हो जाती है, कभी गलती हो जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि जैसे आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है, या फिर आपके पास 10th मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो उत्तराखंड से है या नहीं है, एससी सर्टिफिकेट आपके पास है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, या फिर आय प्रमाण पत्र वगैरह, जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपके पास है या नहीं है, उसके दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन होता है यस नो। अगर आपने वहाँ पर जैसे आपने मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर यस किया है, ठीक है, और आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका प्रमाणित नहीं है, तो क्या होगा, आपको क्या होगा कि काउंसलिंग के टाइम पर तो आपको कैटेगरी से सीट मिल जाएगी, लेकिन जब आप वहाँ पर एडमिशन करने जाएंगे तो वो आपसे क्या करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर आप वहाँ पर दिखाने में असमर्थ होते हैं या फिर आपके पास नहीं होती है तो आपका क्या होगा कि आपको जो सीट मिली है वो कट जाएगी, यानी निरस्त हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, दोबारा से आईडी पासवर्ड बनाना होगा और दोबारा से आपको क्या करना होगा, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी सीट मिल जाएगी, आपको तो कैटेगरी बेस वहाँ पर काउंसलिंग हुई है आपकी, तो वो आपकी निरस्त हो जाएगी। इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। इस पॉइंट में यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपने फर्स्ट काउंसलिंग की और उसके बाद आपको मतलब कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, आपने फर्स्ट काउंसलिंग की, उसके बाद आपको कॉलेज मिल गया और आपने जो उसके बाद जो एडमिशन की, जैसे 11 से और 14 तारीख तक आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग है और उसके बाद 17 तारीख से आपका जो है एडमिशन वहाँ पर शुरू है। तो जितने टाइम के लिए वहाँ पर आपको एडमिशन की डेट है उसमें आपने एडमिशन कर लिया अपना जाके अपने कॉलेज में, अगर आपको लगता है कि हमें यहीं से पॉलिटेक्निक करना है, तो आपको अगर उसके बाद आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है कि आप वहाँ से नहीं करना चाहते हैं या फिर सेकंड काउंसलिंग भी आप करना
करना चाहते हैं अपनी ब्रांच को लेकर या फिर कॉलेज को लेकर, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपने एडमिशन कर लिया, आपको 8,000 रुपये वहाँ पर एडमिशन फ़ीस पड़ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड काउंसलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फिर से वहाँ पर एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना होगा, जो आपकी सीट होगी वो अपने आप ही मतलब ऑनलाइन ही आपकी जो सीट होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। जिस कॉलेज में आपको सेकंड काउंसलिंग में जहाँ पर आपको कॉलेज मिलेगा वहीं पर आपकी सीट रेफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको केवल अपना जब आप कॉलेज वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर रिपोर्ट ज़रूर करनी होगी आपको। एक बार वहाँ पर रिपोर्ट आप कर दीजिएगा ऑफिस में जाकर कि हमें ये वाला कॉलेज यहाँ पर मिल गया है काउंसलिंग के थ्रू और हम यहाँ पर अपना क्लासेस मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी आपको एडमिशन करने की वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सीट है वो अपना आप ही वहाँ पर चली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपकी पहले काउंसलिंग में जो आपकी सीट मिली हुई थी वो आपकी कट जाएगी। उसकी जगह पर आपको मतलब वो उसकी जगह पर कोई दूसरा वहाँ पर आके अपना सीट ले लेगा, ठीक है। आपकी वो पहली काउंसलिंग में जो सीट मिली थी वो कट हो जाएगी और अपने अंदर मतलब ऑनलाइन ही आपकी जो सीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जैसे आपने काउंसलिंग की और आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। आपको कॉलेज मिल गया तो आपको क्या करना है, वेबसाइट से आपको अलॉटमेंट लेटर वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और जितने तारीख तक मतलब आपको एडमिशन की जो डेट है वहाँ पर आपको सुबह 10 बजे से और 5 बजे तक आपको शाम के अपना एडमिशन करवा लेना है, ठीक है। और उसमें दोस्तों आपको अपने अलॉटमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वो होगा कि आपको ये वाला कॉलेज यहाँ पर मिला हुआ है इतनी रैंक पर, ठीक है। तो इसके साथ ही और भी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैंने इसके लिए एक वीडियो यहाँ पर बना दी है, उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा। उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों आप अपने साथ लेकर जाइए और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसमें आपको मतलब 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो उसको अभी आपने देखना है, अभी आपके पास टाइम है तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप रेडी कर लीजिएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो अगली बात हम यहाँ पर करते हैं, अगले टॉपिक की हम यहाँ पर बात करते हैं। इस पॉइंट में दोस्तों बताया हुआ है कि आरक्षण संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उत्तराखंड के ही मान्य होंगे। यानी आप अगर EWS है आपका या फिर आपका ऐसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको स्कॉलरशिप इसके बाद चाहिए तो आपको क्या करना होगा, जो आपका आय प्रमाण पत्र है या फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका उत्तराखंड का ही होना चाहिए, उत्तराखंड का ही मान्य होगा। जैसे यूपी बोर्ड के अगर कोई है यहाँ पर तो यूपी के बंदे अपना जो है वो डोमिसाइल यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। आरक्षण के लिए जो भी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट जो है वो उत्तराखंड के ही मान्य होंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको काउंसलिंग के टाइम, जो मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो आपको काउंसलिंग के टाइम पर यस करना है और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। वरना आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, मतलब दिक्कत हो सकती है आपको। कभी कभार कुछ डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं कि जिनको बोलते हैं कि आपको यहाँ पर एडमिशन तो दे दिया जाएगा लेकिन इतने टाइम में आप यहाँ पर जमा कर दीजिएगा, लेकिन आप फिर अगर जमा नहीं करते हैं फिर दिक्कत होती है उसमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे स्थायी निवास है और आपका जो अलॉटमेंट लेटर तो आपके पास हो गई, स्थायी निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, कई सारी ऐसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर आपके पास ओरिजिनल होना ही चाहिए एडमिशन के टाइम पर, ठीक है दोस्तों। अगले टॉपिक पर हम यहाँ पर बात करते हैं TFW से रिलेटेड, यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसमें दोस्तों बताया हुआ है कि आपको TFW में क्या होगा, यहाँ पर 5% आपको आरक्षण यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास TFW का आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए TFW से आपको अगर आरक्षण लेना है, ठीक है दोस्तों। TFW का तो क्या होता है कि आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके पास TFW हो सकता है। TFW में ऐसा नहीं है कि जनरल के लिए बन सकता है, SC के लिए नहीं बन सकता है, किसी भी कैटेगरी के लिए TFW बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र TFW से अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। अगले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक निर्देश यहाँ पर A ग्रुप वालों के लिए दिया हुआ है जो कि A ग्रुप से यहाँ पर काउंसलिंग करना चाहते हैं और ITI बेस यहाँ पर काउंसलिंग करना चाहते हैं। ये उनके लिए ही मैंने यहाँ पर बताया हुआ है जो ITI बेस यहाँ पर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर अपना वो देख लीजिए कौन कौन सी मतलब ब्रांचेज आपको मिल सकती है। कई बार क्या होता है कि जिस बेस पर आपने ITI यहाँ पर किया हुआ है, जिस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है और आप अगर
अदर ब्रांचेज़ में वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग या फिर किसी और ब्रांचेज़ में आप अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको मिल नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन-कौन सी ब्रांचेज़ आपको मिल सकती है से पॉलिटेक्निक के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों यूबीटीआर की वेबसाइट पर जो विवरण पुस्तिका आई थी, उसके अंदर सभी यहाँ पर इसका विवरण किया हुआ है, सभी पॉइंट्स को यहाँ पर बताया हुआ है। उसको तो आपको ज़रूर से पढ़ ही लेना चाहिए एक बार। पूरा पॉलिटेक्निक का वहाँ पर जो है कोई भी डाउट्स आपको वहाँ पर होगा तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ए ग्रुप वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि आईटीआई बेस यहाँ पर अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले तो इन जो यहाँ पर आप पाँचों कॉलम में देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इस कॉलम में आप देखिए, आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको जो आपके आईटीआई में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें क्या होना चाहिए, आपको इन सब्जेक्टों में बैक नहीं लगनी चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर बताया हुआ है कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल में आप यहाँ पर बैक आपकी नहीं होनी चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में भी आपकी बैक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अप्लाइड फिजिक्स में भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। अप्लाइड केमिस्ट्री और बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपकी क्या होनी चाहिए, बैक नहीं होनी चाहिए। तब आप यहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हैं, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो जैसे आपने यहाँ पर फिटर से किया हुआ है, टनर, मशीनिस्ट और क्या बोलते हैं ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल मोटर्स व्हीकल, इन 5-6 ट्रेडों से आपने अगर आईटीआई किया हुआ है तो आपको पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको मिलेगी। ये आपको काउंसलिंग में आपको फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग वहाँ पर फिल करना है, तो वो आपको नहीं मिल सकती है, ये यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वें से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से अगर आपका आईटीआई यहाँ पर किया हुआ है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। ये आपको 7वां 8वां ऑप्शन में यहाँ पर देखना है। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका आईटीआई में ड्राफ्टमैन सिविल से आपका है या फिर सर्वेयर से आपका ट्रेड है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। ये यहाँ पर ब्रांचेज़ यहाँ पर तय की गई है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और आगे देखिए 11वें और 12वें में देखिए, अगर आपने मैकेनिक रेडियो एंड टीवी से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से भी दोस्तों अगर आपने आईटीआई बेस यहाँ पर किया हुआ है, आईटीआई में जो आपका ट्रेड होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर जो है एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो ये सभी निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा। और आप इस विवरण पुस्तिका को भी ज़रूर पढ़ लीजिए। यूबीटीआर की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला निर्देश यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं, जिसमें आपकी क्या होती है, फ़ीस माफ़ हो जाती है, उसका भी अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप क्या करेंगे, काउंसलिंग के समय ईडब्ल्यूएस को यस करेंगे, मतलब ईडब्ल्यूएस के ऑप्शन में भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर कोई बंदा लद्दाख से बिलोंग करता है तो उसके लिए राजकीय पॉलिटेक्निक विकासनगर देहरादून में एक सीट फार्मेसी में आरक्षित की गई है, ठीक है दोस्तों। वो यहाँ पर अपनी सीट को ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया हुआ है कि यूबीटीआर ने आपको जीमेल भी अपना यहाँ पर दिया हुआ है और 2 फ़ोन नंबर भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे। ये 2 फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपना जो है वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर जीमेल आईडी पर आप जो है एसएमएस करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।